देखो बच्चों, कल जो है आप लोगों को रासायनिक समीकरण की सीमाएं के बारे में हम बताए थे। यानी रासायनिक समीकरण से किस किस बात की पता नहीं चलता है, इसके बारे में हम बताएंगे। अब जो है रासायनिक समीकरण में काफी सुधार किया गया है कि रासायनिक समीकरण के में जो अभिकारक हैं और उनके जो प्रतिफल हैं उनकी भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी हो सके, या रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्पाद बन रहे हैं वे किस अवस्था में हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए जो है समीकरण में सुधार किया गया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया की स्थिति में ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है या ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसके बारे में जानकारी अब हमें प्राप्त हो जा रही है। तो सबसे पहले 1 नंबर में हम देखेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी हमें अब समीकरण से कैसे प्राप्त होगी। अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, अवस्था की जानकारी। पहले जो रासायनिक समीकरण लिखा जाता था उससे अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था क्या है, अभिकारक और प्रतिफल ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है या द्रव का विलयन है, इस बात का पता हमें नहीं चलता। लेकिन अब सुधार करके जो रासायनिक समीकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसमें जो है अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी हो जाती है। जैसे अभिकारक अगर ठोस अवस्था में हो, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अगर ठोस अवस्था में हो तो उनका सूत्र लिख करके और उनके आगे S लिख दिया जाता है। इसका मतलब है वह ठोस पदार्थ। अगर जो है अभिकारक यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ द्रव अवस्था में है तो अभिकारक का सूत्र लिख करके और उसके आगे कोष्ठ में L लिख दिया जाता है। L का मतलब लिक्विड होगा, यानी अभिकारक जो है द्रव अवस्था में। अगर अभिकारक यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ गैसीय अवस्था में हो तो उन पदार्थों का सूत्र लिख करके और उसके आगे G लिख दिया जाता है। यानी उसके लिए संकेत S लिखा जाता है, द्रव के लिए संकेत L लिखा जाता है, गैस के लिए संकेत G लिखा जाता है और जलीय विलयन, जलीय विलयन अगर अभिकारक या प्रतिफल, अभिकारक या प्रतिफल अगर जलीय विलयन हो तो उसका सूत्र लिख करके उसके सामने AQ लिख दिया जाता है। अभिकारक या प्रतिफल अगर गैस अवस्था में हो तो उसका सूत्र लिख करके उसके आगे कोष्ठ में बंद करके G लिख दिया जाता है। अभिकारक या प्रतिफल अगर द्रव अवस्था में हो तो उसका सूत्र लिख करके उसके बगल में कोष्ठ में L लिख दिया जाता है। अगर ठोस अवस्था में हो अभिकारक या प्रतिफल तो उसके सूत्र लिख करके बगल में S लिख दिया जाता है। जैसे CaCO3
कैल्शियम कार्बोनेट, यह जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो इसके सामने हम S लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है, अभिक्रिया में भाग लेता है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो इसका सूत्र लिख करके इसके बगल में S लिख देंगे। और जब यह टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और CO2 गैस है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ठोस अवस्था, ये ठोस रूप में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर S लिखते हैं। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसके बगल में G लिख दिया। इस तरह से रासायनिक समीकरण को अगर हम ऐसे व्यक्त करते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद कौन ठोस अवस्था में है और कौन सा द्रव अवस्था में है और कौन जो है गैसीय अवस्था में। इस तरह से हम उनकी भौतिक अवस्था का पहचान कर सकते हैं। एक और उदाहरण देते हैं, Zn प्लस H2SO4। अब देखिए, यह अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 और प्लस H2। अब Zn क्या है? जस्ता, और इस अभिक्रिया में ये अभिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया है। यह जस्ता ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए Zn लिख करके इसके सामने हम S लिखते हैं। यह जस्ता का ठोस अवस्था है। H2SO4 क्या है? तो इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और इसको जल में मिला करके तब इसका उपयोग किया जाता है, यानी उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। या सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ AQ लिखा हुआ है। और यहाँ ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्राप्त हो, यह भी जलीय विलयन ही होता है, तो यहाँ भी AQ लिखा हुआ है। और H2 हाइड्रोजन या गैस होता है, इसलिए यहाँ G। यानी अब जो है रासायनिक समीकरण को इस तरह से सुधार करके लिखा जाता है, और सुधार करके लिखने से अभिकारक और प्रतिफल के भौतिक अवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। चलिए, इसके बाद हम दूसरा नंबर देखते हैं। अब देखो दूसरा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से कैसे प्राप्त हो जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्षेपण होता है, यानी ऊष्मा जो है उत्सर्जित होता है, तो वैसे स्थिति में जब प्रतिफल लिखा जाता है तो उसके साथ प्लस जोड़ करके, प्लस लिख करके ऊष्माक्षेपी लिख दिया जाता है, ऊष्मा लिख दिया जाता है। तो इससे साबित होता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हुआ है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। जैसे C+O2, यानी कार्बन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्राप्त होता है तो ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। तो यहाँ प्लस का हम चिन्ह देकर के ऊष्मा लिखते हैं। इस समीकरण को देखते ही यह पता चल जाता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्षेपण होगा, यानी ऊष्मा उत्सर्जित होगा। उसी तरह से एक और उदाहरण ले सकते हैं
N2 प्लस O2, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, यानी PaO। इसमें जो है ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ यानी अभिकारक के साथ प्लस लिख करके ऊष्मा और तब 2N। तो इसका मतलब हो गया कि ऊष्मा का अवशोषण, यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें तीर के निशान के बाएं तरफ, अभिक्रिया के चिन्ह के बाएं तरफ प्लस का चिन्ह देकर के ऊष्मा लिखी है। और जिससे रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो यह जानकारी देने के लिए उत्पाद जहां लिखा जाता है, प्रतिफल जहां लिखा जाता है, उसके साथ प्लस का चिन्ह देकर के ऊष्मा लिखी है। यानी प्रतिफल के साथ अगर प्लस देकर के ऊष्मा लिखा गया हो तो हम समझ जाएंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो है ऊष्मा उत्सर्जित होता है। अगर अभिकारक के साथ, अभिकारकों के साथ अगर प्लस करके ऊष्मा लिखा होगा तब हम समझ जाएंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण, यानी यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इस तरह से हम समीकरण को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है और कौन सा अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। चलिए हम आगे अब देखते हैं। तीसरा नंबर में हम देखेंगे गैस के उत्सर्जन की जानकारी। उत्सर्जन की जानकारी यानी रासायनिक समीकरण को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि इसमें गैस का उत्सर्जन हुआ है। जैसे Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, यहाँ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ है तो हाइड्रोजन गैस के सामने ऐसे तीर का निशान बना करके अगर हम घेर देते हैं कोष्ठ में तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस समीकरण में यानी इस अभिक्रिया में गैस उत्पन्न हो रहा है और हाइड्रोजन के बगल में इस तरह का तीर का निशान ऊपर की ओर बनाया गया है तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह हाइड्रोजन जो है गैस है। इस तरह से गैस के उत्सर्जन की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण द्वारा प्राप्त हो जाता है। चलिए अब चौथा नंबर में हम देखेंगे चौथा स्थिति है अवक्षेप के बारे में जानकारी प्राप्त। अवक्षेप के बारे में जानकारी प्राप्त हो, यानी रासायनिक समीकरण द्वारा यह भी पता चल जाता है कि अवक्षेप बना हुआ है। यह कैसे? तो एक उदाहरण लेकर के हम इसको देख सकते हैं। AgNO3 को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो AgCl बनता है, AgCl और HNO3 बनता है। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनाता है और HNO3। यह सिल्वर क्लोराइड जो है अवक्षेप, इसके आगे जो है तीर का निशान ऐसे दे करके नीचे की ओर कर दिया जाता है। यानी जो प्रतिफल में अवक्षेप के रूप में बनता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है,
उसके सूत्र के आगे कोष्ठ में ऐसे तीर का निशान बना होता है जिसका निर्देशांक जिसका नीचे की ओर होता है, उससे नीचे की ओर जो है उस तीर को इंगित किया जाता है। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि वह पदार्थ जो है अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है प्रति अभिक्रिया के फलस्वरूप। इस तरह से हमें जो है 4 चीजों के बारे में जानकारी हुई। शेष जो है अगले दिन देखा जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।